हेलो 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 हेलो। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हालचाल सभी के? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? वेरी 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 गुड इवनिंग। कैसे है सभी? चलिए तो करते हैं हम क्लास की एक और जोरदार शुरुआत। आज से हम शुरू करेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति। आज है हमारी पहली क्लास। तो ये चैप्टर भी हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, तो कार्य, ऊर्जा, शक्ति में सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है वो देख लेते हैं। और इसके अलावा साथ ही साथ हम इसके बाद में और कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं और क्लास 12th कब से स्टार्ट होने वाला है सर फिजिक्स में। तो हम आज कार्य, ऊर्जा, शक्ति शुरू कर रहे हैं। एक वीक में एक दो दिन ऊपर में कार्य, ऊर्जा, शक्ति हमारा खत्म होगा। साथ ही साथ हमें पढ़ना होगा वृत्तीय गति और उसके बाद में हम एक चैप्टर और द्रव्यमान केंद्र और संघट पढ़कर क्लास 12th का सिलेबस शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगस्त खत्म होने के बाद में सितंबर के पहले वीक या पहला वीक जब खत्म होने लगेगा उसके आसपास ही हम क्लास 12th शुरू कर देंगे फिजिक्स में। चलो तो हम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति का। तो ये चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होता है और एनसीईआरटी में किस नाम से है ये चैप्टर? एनसीईआरटी में भी कार्य, ऊर्जा और शक्ति नाम से ही है यह चैप्टर। ठीक है, तो कैसे है आप सभी? क्या हालचाल सभी के? ग्रेविटेशन भी पढ़ाएंगे, ग्रेविटेशन भी पढ़ाएंगे। चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। अब हम यहां पर सर्कुलर मोशन, हाँ इसके बाद में हम सर्कुलर मोशन ही पढ़ेंगे बेटा, इसके बाद में हम सर्कुलर मोशन ही पढ़ेंगे, चिंता ना करो। चल, लूना का क्या हुआ? लूना क्रैश हो गई। लूना का क्या हुआ? लूना क्रैश हो गई। लूना ना, रशिया वालों ने भी हमसे तेज सोचा कि चंद्रमा पर इंडिया से पहले पहुंच जाएंगे, तो हमसे बाद में उन लोगों ने रॉकेट भेजा और उनका रॉकेट हमसे पहले पहुंचने वाला था, तो कल उनका लूना क्रैश हो गया। कोई बात नहीं, अब देखते हैं चंद्रयान 3 का क्या होता है। चल, तो अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है? इस चैप्टर में हमें सबसे पहले देखना होगा अदिश गुणनफल। कुछ बच्चों ने अदिश गुणनफल पढ़ा हुआ है, मुझे पता है कुछ बच्चों को अदिश गुणनफल आता है, लेकिन ये भी है कि सर वो हमने पढ़ा था काफी टाइम पहले, तो हम थोड़ा थोड़ा भूल चुके हैं। तो अभी जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो उन लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा, बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लोग फिर से देख लेंगे अदिश गुणनफल क्या होता है। साथ ही साथ फिर हम पढ़ेंगे कार्य, गतिज ऊर्जा प्रमेय, संरक्षी बल, असंरक्षी बल और केंद्रीय बल क्या होता है ये समझेंगे, स्थितिज ऊर्जा समझेंगे, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण देखेंगे और शक्ति देखेंगे। अगर आप एनसीईआरटी के पन्ने पलटाएंगे और एनसीईआरटी के हिसाब अनुसार अगर ये चैप्टर देखेंगे तो इसमें एक और बात जुड़ी है जो कि है संघट या टक्कर। एनसीईआरटी में ये चैप्टर यहां खत्म नहीं होता है, एनसीईआरटी में एक और टॉपिक दिया हुआ है संघट, लेकिन वो वाला टॉपिक मैं आपको अलग से चैप्टर के रूप में पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए और भी कुछ कंसेप्ट हमें रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि हम नीट लेवल की बातें कर रहे हैं, हम बोर्ड लेवल का नहीं पढ़ रहे जिसमें आपको एक फॉर्मूला बताकर मैं आगे बढ़ जाऊं। तो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे हमें, और उसके अलावा वो जो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसके साथ ही साथ हमें और भी कंसेप्ट समझने होंगे, जिसके लिए हम उसको अगले चैप्टर के रूप में पढ़ने वाले हैं। चलो तो करते हैं क्लास की शुरुआत। अदिश गुणनफल, अच्छा हाँ भाई, कितनों का अदिश गुणनफल याद है? कितनों का अदिश गुणनफल आता है? हरिओम पाटीदार, मुझे लगता है तुम्हारा कोर्स बंद क्यों नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आज हो जाएगा। याद है? आता है? चलो ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को आता है। जिनको नहीं आता उनको मैं बता देता हूं क्या होता है अदिश गुणनफल।
अदिश गुणनफल या इसे कहते हैं अंग्रेजी में डॉट प्रोडक्ट। क्यों पढ़ना है इसे हमें, यह भी हम समझ लेते हैं, और क्या होता है यह भी समझ लेते हैं। हमने जब सदिश पढ़ा था तो यह समझा था कि हमारे पास दो प्रकार के जो सदिश होते हैं, उसमें हमने उन्हें जोड़ना सीखा था, उन्हें घटाना सीखा था, उन्हें गुणा करना सीखा था। तो गुणनफल जो होता है, गुणा करने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें दो प्रकार से गुणनफल हो सकता है ना। दो प्रकार से, दो सदिशों के बीच में जो गुणनफल या मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक अदिश रूप से हो सकता है और एक सदिश रूप से हो सकता है। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है अदिश और सदिश रूप में? अदिश रूप में क्या होता है, हम लिखेंगे a डॉट बी, है ना। क्या लिखेंगे? a डॉट बी। ये होता है अदिश गुणनफल, जिसकी अभी हमें आवश्यकता रहने वाली है। इसी प्रकार से हमारे पास सदिश गुणनफल होता है जो कि होता है a क्रॉस बी। a क्रॉस बी, या हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट अंग्रेजी में, या वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं अंग्रेजी में। इसी प्रकार से यहां पर अदिश गुणनफल है, इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है यह भी हम देख लेते हैं फटाफट, और ये करते कैसे ये भी देख लेते हैं। देखो क्या होता है, जब भी हम दो भौतिक राशियों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हम तीसरी भौतिक राशि बनाना चाहते हैं तो तीसरी भौतिक राशि कैसे बन सकती है? तो हमें पता है सर, अगर कोई तीसरी व्यक्तपन्न भौतिक राशि बनानी है, ये हमारे पास जो तीसरी भौतिक राशि बनेगी वो दो राशियों के मल्टीप्लाई से ही बन सकती है। अब अगर मान के चलो जो दो राशियों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिनका गुणनफल ले रहे हो, वह अगर दोनों की दोनों सदिश हो जाए, जैसे बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सब कैसी राशियां पढ़कर आए हम? यह सब पढ़ गया सर हम सदिश राशियां। तो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करने पर, या मल्टीप्लिकेशन जो है वो अगर अदिश गुणनफल आ जाता है, क्या आ जाता है? अदिश गुणनफल आ जाता है। तो अदिश गुणनफल कब आएगा और सदिश गुणनफल कब आएगा? तो दो भौतिक राशियों को मल्टीप्लाई करने पर जो तीसरी भौतिक राशि बन रही है, अगर वो अदिश है तो हम a डॉट बी करेंगे, और तीसरी भौतिक राशि जो बन रही है वो सदिश है तो हम a क्रॉस बी करेंगे। क्या करेंगे? a क्रॉस बी करेंगे। अच्छा सर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब क्रॉस करना है, कब डॉट करना है? वो आपको नहीं पता चलेगा, वो फिजिक्स जब हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, फिजिक्स में और भी बातें समझेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगी। अच्छा, जैसे कार्य, तो कार्य क्या है? कार्य जो है वो अदिश राशि होता है। कार्य कैसी राशि होता है? अदिश राशि होता है। तो ये चैप्टर में हमें कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ना, तो सबसे पहले पढ़ना है कार्य, और कार्य होता है अदिश राशि। अब कार्य बनता है विस्थापन और बल से, तो विस्थापन भी और बल दोनों सदिश राशियां हैं। तो दो सदिश को मल्टीप्लाई करके अगर मुझे एक अदिश राशि बनानी है, एक ऐसी राशि बनानी है जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं? उसके लिए मैं अदिश गुणनफल करूंगा। तो इसीलिए हम यहां पर अदिश गुणनफल सीख रहे हैं, और इसीलिए हमें अदिश गुणनफल की आवश्यकता भी होती है। अब अदिश गुणनफल करना कैसे होता है वो एक बार मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, अगर अदिश गुणनफल का नियम देखें तो अदिश गुणनफल का नियम कहता है कि अगर मेरे पास कोई एक a सदिश है और कोई एक b सदिश है, तो a डॉट b जो होता है वो होता है a b cos थीटा। इसके आगे कुछ नहीं लिखना है। मतलब सर, इसके आगे कुछ नहीं लिखना है, कहने का मतलब क्या हुआ? मेरे पास ये a कोई सदिश होगा, b कोई सदिश होगा, a और b का परिमाण इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है? a और b के मध्य कोण है। जैसे मान के चलो मेरे पास यहां पर कोई एक a सदिश हो गया, यहां पर कोई b सदिश हो गया, इनके मध्य कोण थीटा हो गया, तो मैं a डॉट b क्या लिखूंगा? a b cos थीटा। क्या लिखूंगा मैं इसमें? ए बी कॉस थीटा। इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, क्यों? क्योंकि नाम में ही है अदिश। अदिश मतलब क्या हुआ? स्केलर। तो यह इसमें केवल परिमाण होगा, ए का परिमाण, बी का परिमाण कॉस थीटा। इसके अलावा आई कैप जे कैप कभी नहीं लगेंगे इसमें, है ना। इसमें आई कैप जे कैप कभी नहीं लगेंगे। जैसे एग्जाम्पल से कुछ कर कर देखते हैं हम क्या बातें हमारी बन पाती है। तो जैसे अगर मान के चलो मैंने यहां पे सोचा कि मैं करूं आई कैप डॉट आई कैप,
तो आई कैप डॉट आई कैप क्या बनेगा, आई कैप डॉट आई कैप क्या बनेगा, मतलब मेरे पास एक सदिश है आई कैप, दूसरा सदिश भी है आई कैप। तो अगर मैं आई कैप लिख रहा हूं मतलब क्या हुआ, ये इकाई सदिश है, ये क्या है, इकाई सदिश है। अरे कौन सा सदिश है, इकाई सदिश है। तो अगर ये इकाई सदिश है, अगर ये इकाई सदिश है तो यहां पे आई कैप का परिमाण एक है, आई कैप का परिमाण एक है। अच्छा, और आई और आई के मध्य कोण कितना होगा सर, 0 होगा। आई और आई के मध्य कोण कितना होगा, 0, cos 0 भी 1 होता है। तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होगा। तो आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से अगर मान के चलो हमने करा जे डॉट जे कैप डॉट जे कैप, तो यहां पर जे कैप, तो जे कैप का सर गुण ये परिमाण 1 है, इसका भी परिमाण 1 है, और जे के मध्य कोण फिर से 0 है, तो ये फिर से 1 आ जाएगा। और इसी प्रकार से के डॉट के सदिश जो होगा, के डॉट के सदिश जो होगा 1 इंटू कॉस 0, या ये भी हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि इसका परिमाण भी कुछ नहीं का मतलब 1, इसका भी परिमाण 1, तो 1 इंटू कॉस 0 1 होता है, तो ये भी हो जाएगा 1। मतलब ये आई डॉट आई करूं, जे डॉट जे करूं, के डॉट के करूं, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार से सर आपने आई डॉट जे क्यों नहीं किया, करके देख लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर आई डॉट जे लिखूंगा तो क्या कोई चीता है जो बता सकता है आई डॉट जे क्या आएगा। तो सर आई और जे के मध्य कोण कितना होगा, आई और जे के मध्य कोण कितना होगा, जल्दी से बताओ, आई और जे के मध्य कोण कितना होगा। तो आई और जे के मध्य कोण कैसे देखेंगे सर, आई इस दिशा में होता है, जे इस दिशा में होता है, तो आई और जे के मध्य कोण कितना आएगा, तो सर आई इंटू जे करेंगे तो कोण हो जाएगा 90 डिग्री। कोण कितना आएगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर कोण 90 डिग्री होगा तो यहां पे होगा 1 इंटू कॉस 90, कॉस 90 जो होगा वह 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब सर अपने अपने वाले जैसे होंगे, अपने अपने जैसे आई जे और के तो 1 आएगा, दूसरा वाला कोई होगा तो 0 आ जाएगा। आई जे 0 हो जाएगा, जे सदिश डॉट के सदिश तो ये भी 0 देगा, आई डॉट के सदिश भी 0 देगा, है ना। तो अपने वाले जब होंगे तो अपने वाले जो होंगे तो वहां पर 1 आएगा, मतलब अपनों से है प्यार, दूसरों से है नफरत। तो यहां पर जब जैसे ही दूसरे अपोजिट वाले कोई मिलेंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। क्लियर है कहानी। चलिए, तो ये बिल्कुल छोटी सी बात थी जो हमें पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें एक और इंपॉर्टेंट सी बात करते हैं, क्या कि सर यहां पर क्या इस पर क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं। बिल्कुल, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जिनकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसको अभी मैं और बड़े रूप में लिखना चाह रहा हूं। मतलब कि यहां पर मैंने अभी जो आपको बताया इसमें आई और आई, जे और के मतलब सिंगल वाले डॉट में थे। लेकिन अगर बड़ा सदिश होगा और उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा सदिश होगा उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। जैसे मान के चलो यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है ए सदिश, तो ए सदिश को मैंने लिखा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और मेरे पास लिखा हुआ है एक बी सदिश जो होगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, एक्स ए का लिया और इसी प्रकार से बी सदिश लिया, हम काफी बार सदिश ले चुके हैं। अब अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर मैं ए डॉट बी करूंगा तो क्या बनेगा, ए सदिश डॉट बी सदिश तो क्या बनेगा सर इस पूरे को, हाँ ये होगा ए एक्स ए वाई प्लस ए जेड के कैप, और इस पूरे का डॉट करना पड़ेगा बी एक्स आई कैप
प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा सर, देखो अब मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तुम्हें मल्टीप्लाई करते आता है? बिल्कुल सर, हमें मल्टीप्लाई करते आता है। तो यहां पर अब हमें करना पड़ेगा इसका मल्टीप्लाई, ए एक्स आई कैप का मल्टीप्लाई बी एक्स आई कैप। अच्छा, तो आई और आई का मल्टीप्लाई क्या होता है? आई डॉट आई क्या होता है? क्या पढ़ा अभी हमने? आई डॉट आई क्या पढ़ा? आई डॉट आई पढ़ा तो क्या पढ़ा? 1 पढ़ा। तो सर ये हो जाएगा 1 इंटू ये है ए एक्स बी एक्स, तो हो जाएगा ए एक्स बी एक्स। ठीक है, आई डॉट आई तो 1 हो गया, प्लस अब आई का मल्टीप्लाई होगा जे के साथ, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो 0 होता है। आई का मल्टीप्लाई होगा के के साथ, तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो 0 होता है। अच्छा, अगले पद पे आते हैं, जे पर आते हैं। तो जे का मल्टीप्लाई होगा आई के साथ, लिखने की जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगा। जे का मल्टीप्लाई जे के साथ, बिल्कुल सर, तो हो जाएगा ए वाई बी वाई इंटू 1, जे इंटू जे 1 होता है। जे का मल्टीप्लाई होगा के के साथ, 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, के का मल्टीप्लाई होगा आई के साथ, 0 हो जाएगा। के का मल्टीप्लाई होगा जे के साथ, 0 हो जाएगा। अपनों का साथ रहता है बस, के का के। अच्छा सर, तो ये बनेगा ए जेड बी जेड, ये होगा ए डॉट बी। ये ए डॉट बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्या आ गई? ए डॉट बी की वैल्यू आ गई। जैसे इस पर कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते, इस पर कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ताकि और बढ़िया तरीके से बातें चमक जाए और अच्छे से रिवीजन हो जाए। एक एग्जाम्पल, ओके सर, ए सदिश जो दिया गया है वो दिया गया आई कैप प्लस जे कैप, और बी सदिश दिया गया है आई कैप माइनस जे कैप। जल्दी से बताओ ए डॉट बी क्या आएगा? 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 कोई बता दो कितने पेज छोड़ दूं मैं, लेट हो गया। क्यों पेज क्यों छोड़ेगा बेटा, और लेट क्यों हो गया? है ना, नया नियम निकालना पड़ेगा मुझे कि क्लास में जो अगर क्लास चालू होने के 5-10 मिनट बाद कोई आए तो एंट्री ही ना मिले, उसे बस क्लास दिखाई दे कमिंग सून। हाँ भाई, 0 होगा पक्का, 0 होगा पक्का। चल देखते हैं। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर कर देखा सर हमने, क्या बना? इसका करना है अब हमें हल। तो ए डॉट बी, ए सदिश डॉट बी सदिश, तो हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप माइनस जे कैप से। तो क्या होगा सर, आई आई वाले मल्टीप्लाई होंगे तो इसके आगे 1 है, 1 इंटू 1 प्लस जे जे वाले मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1। तो यहां क्या आएगा सर, आएगा 1, अच्छा माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। अरे बाबा, दो सदिशों का डॉट 0 कब आता है? दो सदिश का डॉट 0 कब आता है? कब इन दोनों का डॉट 0 आ रहा था? आई जे, जे के, आई के, इनका डॉट 0 क्यों आ रहा था? क्यों आ रहा था? क्यों आ रहा था? क्यों आ रहा था? 90 डिग्री पर। तो यहां पर इसमें जब हमारे पास ये जो सदिश है, इसमें आई जे है, जे के है, आई के है, तो ये सिंगल थे, एक दूसरे के लंबवत थे, तो इनके बीच कोण 90 डिग्री था। ये भले ही बड़ा सदिश दिया हो, लेकिन अगर डॉट 0 आ जाता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी स्टार रिलेटेड बात हमने ऑलरेडी कॉपी में लिखी हुई है। जिन्होंने नहीं लिखी है वो एक बार लिख लेंगे। नोट, बहुत इंपॉर्टेंट सा नोट, यदि ए डॉट बी सदिश
शून्य है, या शून्य होता है, तब ए सदिश बी सदिश के लंबवत होता है। ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ये जो चिन्ह बना है किसका बना है? परपेंडिकुलर का। ये किसका चिन्ह है? परपेंडिकुलर का। तो ए लंबवत होता है बी के। चलिए एक और सवाल कर लेते, फिर उसके बाद में अब हम इसको यहीं लगाम देंगे और हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे जो है कार्य। एक और सवाल कर लेते हैं, लिख लिया सबने इतना? cos 180 -1 होता है बेटा। चलो एक और सवाल कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट अभी नहीं पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी तो बस हमको डॉट की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आगे अभी हमें डॉट प्रोडक्ट करना होगा। ओके एक और सवाल कर लेते हैं। मान के चलो मेरे को दिया हुआ है ए सदिश है 2i कैप प्लस 3j कैप और बी सदिश दिया है 5i कैप माइनस 2k कैप। जल्दी से बताएंगे ए डॉट बी क्या आएगा? 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 4 आएगा। अच्छा 4 आएगा। मैं ये आंसर नहीं बता रहा हूं, ये मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से क्या आएगा। दस आएगा। चार आएगा। तो क्या करा है हमने? शोर हूं सर में 4 आएगा। बहुत गजब शोर हो तुम तो, ये शोर कहां मचा रहे हो तुम। 8 आएगा। चलो करके देखते हैं ए डॉट बी क्या आएगा। तो सर हमने क्या सीखा? ए डॉट बी में 2i कैप प्लस 3j कैप का डॉट लेना है 5i कैप माइनस 2k कैप का। अच्छा तो कुछ बच्चों ने जिन्होंने 4 लेकर आए उनकी हम मूर्ति बनवाएंगे और मूर्ति बनवाकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगवाएंगे। क्यों? देखा है ना कानून अंधा होता है। जैसे आंखों पे काली पट्टी बांध के तराजू लेकर एक मूर्ति खड़ी रहती है, वैसे ही तुम हो। हाथ में बस तराजू नहीं है, लेकिन आंखों पे पट्टी जरूर बंधी हुई है। और ऐसी पट्टी बांधी है कि पहले आंखें बंद करने से पहले धूल मिट्टी अलग घुसी हुई है। कभी कभी ऐसा होता है कि पट्टी से थोड़ा बहुत दिख जाता है, लेकिन तुम्हें तो वो भी ना दिखे। कुछ बच्चों ने क्या किया? 2 इंटू 4 क्या है? 3 इंटू माइनस 2। अभी सर आपने भी किया, हम भी करेंगे। ये हो गया -4। वेरी गुड। एक कहावत सुनी है? कौन सी सर? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सुनी है कहावत? देखो मूर्ख, यहां पर यह आइडिया यही, अगर तो यही धोखा खा जाएगा
यही धोखा खा जाएगा तो नीट एग्जाम वाले तो है ना, ये तो ऐसी बात होगी ना कि तुम तो यही धोखा खा गए। तो नीट एग्जाम वाले तो मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा, पूरे रोड पर जुलूस निकाल देंगे तुम्हारा, यही हरकतें रहेंगी। तो ये है आई, ये है आई, ये है जे, ये है के। तो आई, जे और के मल्टीप्लाई नहीं होंगे, उनका मल्टीप्लाई तो 0 होगा। तो कैसे कर दिया तुमने ये? तो यहां पर क्या होगा, देखो सर, यहां होगा a डॉट बी में, जिनको नहीं समझ आता वो ऐसा लिख लो इसे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0 के कैप, इसमें के नहीं है। अच्छा सर, फिर क्या लिखा है, 5i कैप, इसमें j नहीं है, प्लस 0j कैप माइनस 2 के कैप। अब अगर मैं देखूं तो ये रहा 2 इंटू 5, ये हो गया 10, आई जे उसमें नहीं है और इसमें के नहीं है, तो 0 इंटू माइनस 2, तो ये तो नेगेटिव, ये तो 0 हो गया, ये नेगेटिव इंटू 0 करोगे 0 आएगा, बस 10 आंसर आएगा। 10 इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओ माय गॉड सर, ओए सर, आई मैंने पूरा ढंग से नहीं देखा सर, सर आए आंख पे पट्टी बंदी सर मैं थोड़ा अंधा, कमजोरी है मेरी नजरों में सर, सवाल ठीक से दिखाई नहीं देते मेरे को। 4 बच्चों ने तो कमेंट भी किया था, आई एम वेरी श्योर, वो भी अंग्रेजी में। देखो लास्ट सवाल करवाना नहीं चाहता हूं, बट दिल पे पत्थर रख के ये सवाल मैंने करा दिया। 9i कैप प्लस 7j कैप प्लस माइनस के कैप, बी वाला है के कैप। बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? आया? अच्छा, ये कौन है जो आई कैप जे कैप के रूप में आंसर बता रहा है? बेटा अदिश गुणनफल पढ़ रहे, उसको मल्टीप्लाई ही इसलिए कर रहे कि आई कैप जे कैप हट जाए, हमें आंसर में आई कैप जे कैप नहीं लगाना है, तभी तो हम पढ़ रहे इसे। 0। अब देखो, अब आधी जनता 0 आंसर बता रही है। देखो भाई, अब मैं इसमें मेहनत नहीं करूंगा, है ना, पूरा नहीं लिखूंगा, मुझे साफ दिख रहा है, मेरी आंखों पे तो पट्टी नहीं है। आई इसमें नहीं है तो 9 इंटू 0, जे इसमें नहीं है तो 7 इंटू 0 प्लस -1 है यहां पर, इंटू के के आगे 1 है। तो सर कहानी खत्म हो गई, ये पूरा 0 हो गया, 1 इंटू 1 -1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 इंटू 1 -1 आएगा। ए डॉट बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है मामला, आगे बढ़े, -1 होगा, बिल्कुल सही बात। चलो एक और सवाल कर दो, बस एक आखिरी सवाल कर दो। वैसे ये सवाल मैंने क्लासेस में डिस्कस किया है, फिर भी फिर से कर लेते हैं, जल्दी से बताएंगे, 20 सेकंड में इसका आंसर बताना है आपको। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। 30 सेकंड ले लेंगे। लंबवत मतलब कि डॉट 0 होना चाहिए। लंबवत मतलब कि डॉट 0 होना चाहिए। चल, तो क्या कहता है क्वेश्चन वाला? क्वेश्चन वाला बोलता कि सर ये यहां पर ए सदिश, ये बी सदिश, बी के अंदर अल्फा छुपा, तो बोलता ए और बी एक दूसरे के लंबवत, तो ए और बी एक दूसरे के लंबवत, मतलब ए डॉट बी 0 होती। क्या तेरे समझ में आती? तो ए सदिश क्या है सर? 4i कैप
माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप का डॉट ले दी किसके साथ, माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस अल्फा के कैप के साथ सर जी। तो यहां पर 4 इंटू माइनस 4 होती माइनस 16, माइनस 2 इंटू प्लस 2 होती तो माइनस 4 आती, 4 इंटू अल्फा होती तो प्लस 4 अल्फा होगी, तो बराबर 0 होगा। ये माइनस 20 प्लस 4 अल्फा बराबर होगा 0, उधर को जाता तो 4 अल्फा बनता 20 के बराबर, तो अल्फा होता 20/4 के बराबर, जो कि आता 5। क्या 5 आया? क्लियर है मामला? चल, तो ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करेंगे कार्य। क्या कार्य? काम पढ़ने जा रहे हैं सर, हम काम कर करके सर परेशान हैं जीवन में, और आप फिर अब काम पढ़ा रहे हो। कार्य क्या होता है यह अब हमें समझना होगा, और इससे क्या इंपॉर्टेंस से जुड़ी बातें है वह हमें देखना होगी। पिछले चैप्टर में आपने पेज छुड़वाया था, उसमें लिख ले। मैंने पिछले चैप्टर में तो पेज नहीं छुड़वाए, तुमने खुद से छोड़ दियो तो वो बात अलग है। और ये नया चैप्टर है तो इसको पुराने वाले चैप्टर में क्यों लिखेगा? आंगनवाड़ी से है क्या तू बेटा? फ्रॉम विच कंट्री यू आर? अफ्रीका? भाई ऐसा कौन पूछता है कि सर मैं मतलब कक्षा 12वीं में आके, है ना, तो 11वीं में तो है नहीं, 11वीं वाला कोई बच्चा नहीं, 12वीं वाला या तो फिर ड्रॉपर है, तो ये कौन पूछता है कि मैं कहां पर लिखूं? ये तो कक्षा 5वीं 6वीं में समझाते कि अच्छा बेटा आज से हमारा नया चैप्टर चालू हुआ है, फिर मैडम हर एक जगह पे आके चेक करेगी, हाँ बेटा नया पन्ना खोल, नया पन्ना खोल, नया पन्ना खोल। चलो लेट अस सी व्हाट इज कार्य। तो कार्य क्या होता है देखिए, तो अगर हमारे पास बिल्कुल बेसिक से छोटे से एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, है ना, हमने बहुत सारी जगहों पे बल पढ़ा, बहुत सारी जगहों पे बल लगाया, तो अगर हमने हर जगह पर बल देखा, बल लगाया, तो बल लगाने से क्या हुआ? बल लगाने से वस्तु में विस्थापन हुआ। तो अब यहां पर क्वेश्चन मिस्टेक है पिछले वाला। अरे भाई साहब क्या मिस्टेक है इसमें? 4 इंटू 4 माइनस 16 हो गया, 2 इंटू 2 माइनस 4 हो गया, 4 इंटू अल्फा। मेरे को तो सब सही लग रहा है, हमारे यहां तो यही गणित चल रहा है। देखो, हाँ, तो कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है ना? कार्य में देखो यार, बीच में नहीं बोलने का, मैं भूल जाता। देखो, तो कार्य क्या होता है, हमने ये समझा था कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ना, एक कोई भी वस्तु है, तो उस वस्तु पे हमने बल लगाया, बिल्कुल, उसमें विस्थापन हुआ, बिल्कुल। तो बल लगाने पर विस्थापन हुआ। अरे यार, अरे भाई वो जे है, जे ही है वो, उसके ऊपर थोड़ा काला रंग डल गया, नीचे वाले का काला रंग डल गया, वो जे ही है, जे ही है, वो नीचे वाले का काला रंग डल गया। ठीक है, अब पढ़ ले आगे हम। देखो, तो अगर हमारे पास एक वस्तु है, उस पर हमने बल लगाया तो उस पर विस्थापन हुआ। तो अब अगर हमने बल लगाया, उस पर विस्थापन हुआ, तो विस्थापन होने के बाद में सर विस्थापन हुआ, बल लगा, वो आगे बढ़ी। तो अब इस सब में हमने कुछ ना कुछ उस पर कार्य किया। हम क्या बोलेंगे? उस पर कुछ ना कुछ हमने कार्य किया। क्यों? क्योंकि अगर हम इस चीज को, देखो मैं तुम्हें अब जिस तरीके से समझाऊंगा, पूरा चैप्टर का निचोड़ आपको 5-10 मिनट जो समझाऊंगा उसमें मिल जाएगा। जब भी हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, तो बल लगाते तो हम उसको आगे बढ़ा रहे, उसमें विस्थापन हो रहा है। तो विस्थापन, तो बल और विस्थापन हुआ, बल लगाने पर किसी वस्तु का विस्थापन हुआ, तो हम क्या कहते हैं कि वहां पर कार्य हुआ है। तो कार्य कब कहा जाता है? जब हमने बल लगाया और विस्थापन हुआ, तो वहां पर कार्य होता है।
अच्छा, तो ये कार्य कैसे हुआ, इसको और कैसे फील कर सकते हैं? इसको फील करने के लिए ऐसा समझो यार कि आपने, है ना, देखो एक्चुअल में आपने जब उसमें बल लगाया, तो बल लगाया उसमें वो आगे बढ़ो तो आप थक जाओगे। अगर आप एक ब्लॉक को बहुत दूर तक घसीटते ले जा रहे हो, बहुत भारी ब्लॉक है, तो क्या होगा, आप थक जाओगे। तो अगर आप थक जाओगे तो थकोगे तो क्या होगा सर, हमारी ऊर्जा में कमी आ गई। तो वो ऊर्जा कहां चली गई, वो ऊर्जा कहां चलेगी? तो आगे चलकर कार्य के बाद में हम पढ़ने वाले ऊर्जा के बारे में। तो ऊर्जा, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं होती है। तो हमने जो बल लगाया वस्तु पर, तो उसमें से हमारी ऊर्जा निकलकर उस ब्लॉक को मिल गई है, और वो ब्लॉक जो है वो उस पर कार्य हुआ है। तो एक्चुअल में कार्य क्या हो गया? कार्य तो हमने पढ़ा, क्या देखा कार्य, कि सर अगर किसी एक वस्तु पर F बल लगाया जाए और इसमें विस्थापन हो रहा है, F बल लगाया और इसमें S विस्थापन हुआ। यदि F बल लगाने पर, एक बार परिभाषा लिख लेते, यदि F बल लगाने पर S विस्थापन होता है किसी ब्लॉक का, तो वहां कार्य होता है। तो वहां पर कार्य हो गया, है ना, और कार्य को हम W से चिन्हित करेंगे। तो यहां पर अगर यह कार्य हो गया, तो इसमें अब ये जो कार्य आया, ये कहां से आया? ये सर हमारे पास ऊर्जा से आया। तो एक्चुअल में आगे चलकर हम पढ़ेंगे इस चीज को कि कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है। हम ऊर्जा से कार्य ले सकते हैं, कार्य से ऊर्जा ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने जब वस्तु विस्थापित किया तो इसमें हमने बोला W कार्य हुआ। अब ये कार्य वार्य पढ़ने की जरूरत क्यों है हमें? देखो, अभी हमने न्यूटन के गति के नियम पढ़ा। अभी देखो, ये जो चैप्टर्स होते ना, ये सब जो है वह बिल्डिंग ब्लॉक से, जैसे आप चलो ठीक है, गंगोर बायोलॉजी वालों, तुम सुनो, तुमको ऐसा समझ में आएगा कि बायो में कैसा पढ़ते हो, सेल होता है, फिर उससे सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से बन के ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी बनती है, ठीक है। तो ऐसे ही फिजिक्स में भी हम पढ़ रहे हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं, हम अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे हमने कार्य के बारे में पढ़ लिया, अभी हमने बल के बारे में पढ़ लिया, अब हम कार्य के बारे में और ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो अब ये सब कुछ, जैसे फर्स्ट चैप्टर से इस चैप्टर तक जो सब कुछ पढ़ा हमने, तो ये सब कुछ पढ़कर अब हमने छोटे 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 कंपोनेंट पढ़ लिए, ना, कि जैसे हम खाना खाते हैं तो मुंह क्या करता है, दांत क्या करते हैं, फिर अन्न नली का क्या करती है, पेट क्या करता है, आंतें क्या करती है, सब कुछ पढ़ लिया। अब इसके बाद में पूरा हमारा सिस्टम चल जाएगा और अब हम आगे सारी चीजें बढ़िया से पढ़ पाएंगे, सारी चीजें अच्छे से समझ पाएंगे। आने वाले चैप्टर सब हमारे इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अब हम पढ़ रहे कार्य को। तो अब कार्य भी, जैसे हमने बल पढ़ा था, उसी के आगे की कहानी है कार्य। तो अब कार्य कैसे निकलेगा सर? कार्य को हमने परिभाषित कर दिया, तो कार्य को हम चिन्हित करते हैं W से, और W कार्य जो होता है वो होता है F डॉट S। अच्छा, कुछ लोग S लिख देंगे, कुछ लोग D भी लिख सकते हैं, D, है ना, D विस्थापन के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना। तो यहां पर यह F है, यहां पर S है। तो यहां पर F क्या होगा? F जो होगा वो बल होगा और S विस्थापन होगा। तो हम कार्य को कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे बल और विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल कार्य होता है। क्या होता है? कार्य होता है। अब यहां पर अगर हम कार्य लिखना सीख चुके हैं और अदिश गुणनफल करना भी सीख चुके हैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, कि F बराबर होगा, W बराबर होगा F डॉट एस, और यहां से F डॉट एस जो है उसको मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं? Fs cos थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? Fs cos थीटा। तो ये कब होगा? जब अगर हमारे पास मान के चलो एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर देखो, जरूरी नहीं है कि यहां पर बल जो है वो सीधा ही लगे, बल टेढ़ा भी लग सकता है, किसी कोण पर भी लग सकता है, और इसमें S विस्थापन हो। तो इस कंडीशन में हमने ये जो लिखा हुआ है F
कार्य बराबर एफ डॉट एस, तो इसे हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। क्या लिख पाएंगे हम? एफ एस कॉस थीटा। तो यह हमारे लिए कार्य की परिभाषा और कार्य का सूत्र बन गया। अच्छा, अब ये तो सर हमें समझ में आई कार्य की छोटी छोटी सी बातें, लेकिन अब यहां पर सर एक ही वस्तु पर, अच्छा पहले तो बताओ भाई कि एक ही वस्तु पर, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूं ताकि आपको आगे वाले क्वेश्चंस में इस बात का फील ऑटोमेटिकली आ जाए। ये बताओ एक ही वस्तु पर क्या एक से ज्यादा बल लग सकते हैं? क्या एक ही वस्तु पर एक से ज्यादा बल लग सकते हैं? क्या एक ही वस्तु पर एक से ज्यादा बल लग सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल, एक ही वस्तु एक से ज्यादा क्या सर? 50 बल लगा लो, 100 बल लगा लो, कितने भी लगा लो, 4 लगा लो, 5 लगा लो, 3 लगा लो। हाँ, तो एक ही वस्तु पर एक से ज्यादा बल लग सकते हैं। जैसे ये वाला ब्लॉक है तो इस वाले ब्लॉक पे भी कौन कौन से बल लग रहे होंगे? सर एक बल F आप लगा रहे हो, एक धरती मां का प्यार लग रहा होगा, एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा होगा, ऐसे 3-4 बल लग रहे हो इसमें। तो हो सकता है कि एक ही वस्तु पर अलग अलग बल का कार्य अलग अलग आए, एक ही वस्तु पर अलग अलग बल का कार्य अलग अलग आए। तो यहां पर जो हम बल लिखते हैं, ये बल क्या होता है? ये बल ये बल जो है वो कोई एक बल है जिसके कारण उसका कार्य आएगा, है ना। तो जब भी हम कर रहे हैं एफ डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा, तो जो बल लिख रहे उसी का कार्य होता है, उसी का कार्य होता है। ठीक है, ऐसा यहां पर कभी नहीं होगा क्योंकि हमारे बीच में होंगे कुछ सूरवीर योद्धा, कुछ तेजस्वी जो करेंगे अच्छा इधर वाला बल दिया, वो कोई और ही बल लिख देंगे और किसी और का ही कार्य लिख देंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हम पढ़ते थे एफ बराबर एम ए, हम क्या पढ़ते थे? एफ बराबर एम ए, तो जिसका त्वरण उसी का बल या जिसका बल उसी का त्वरण लिखेंगे और उसी का द्रव्यमान लिखेंगे। तो वैसी ही बात यहां पर भी होगी कि जिसका कार्य निकालना है वही बल यहां पर लिखा जाएगा, लेकिन विस्थापन तो पूरे ब्लॉक का होगा मेरे प्यारे। अरे किसी विस्थापन किसी बल का होता है या ब्लॉक का विस्थापन होता है? विस्थापन किसी ब्लॉक का होता है या किसी बल का विस्थापन? सिर्फ बल का विस्थापन, बल का विस्थापन, ये तो मेरे को सर किसी दूसरे देश की भाषा लग रही है। ये कौन सा फर्जी स्टेटमेंट है? बल का विस्थापन हो जाए, वाह 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 वाह, बल का विस्थापन हो जाए सर, और लंगड़ा दौड़ के रेस जीत जाए, और सर मैं बंदूक से तीर चला दूं और अंधा इंद्रधनुष देख ले, वाह सर मजा आ जाए सर, और गूंगा बहरी को बोल दे आई लव यू। देखो, तो कार्य जो होगा वो एफ एस कॉस थीटा के बराबर होगा, तो जो बल होगा उसी का हमें कार्य लिखना होगा यहां पर। अच्छा, तो अब इसमें हमें और कुछ छोटी छोटी सी बातें निकाल देते हैं, जिसका इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है। ठीक है, और इसके अलावा फिर हम इसमें और चर्चा करेंगे। तो पहले फटाफट इसका मात्रक बता देते हैं हम इसका, है ना। तो मात्रक उम्मीद है सभी को पता है। यहां पर बल का मात्रक होता है न्यूटन, और विस्थापन का होगा मीटर। कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होगा, कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होगा। तो यहां पर यह न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलते हैं? जूल। क्या बोलते हैं हम इसे? जूल। और चिन्हित करेंगे कैपिटल जे से। किससे चिन्हित करेंगे? कैपिटल जे से। तो इसका जो मात्रक होता है, जो एसआई मात्रक होता है, वो क्या होता है? जूल होता है। इसके अलावा इसके और भी मात्रक होते, बिल्कुल ही सही बात सर जी, और भी मात्रक हो सकते हैं। कैसे मात्रक हो सकते हैं? देखो मेरे प्यारे, तो यहां पर ये तो इसका एसआई मात्रक हो गया, सीजीएस मात्रक भी हो सकता है। बिल्कुल सर, सीजीएस मात्रक भी हो गया, ये एसआई मात्रक कहलाएगा इसका। सीजीएस मात्रक क्या हो जाता है? इसमें न्यूटन की जगह लिखेंगे हम डायन, और मीटर की जगह लिखेंगे सेंटीमीटर, तो मिलकर बना देता है अर्ग, और यह होता है इसका सीजीएस मात्रक। कौन सा मात्रक कहलाता है? सीजीएस मात्रक। अब यहां पर इनके बीच में संबंध क्या होता है? कैसा संबंध सर? जैसे यहां पर न्यूटन और डायन के बीच में हमें पता है, मीटर और सेंटीमीटर के बीच में पता है, तो कैसे कार्य कर सकते हैं सर? हम लिख सकते हैं एक न्यूटन मीटर जो कि 1 जूल है बराबर होगा एक डायन। अच्छा, डायन मतलब 10 की घात, अगर हमें इसे कन्वर्ट करना तो हम लिख सकते हैं 10 की घात 5 डायन के बराबर एक न्यूटन को, और एक मीटर को लिख सकते
10 की घात, ये माइनस नहीं होता है बीच में ना, मल्टीप्लाई होता है, वरना किसी को लगा रहे ये तो बीच में माइनस लगा दिया आदमी ने। अरे माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई में ना, वो तो डैश लगाया है, डैश लिख ले भैया, मल्टीप्लाई लगा ले, वरना 4 बच्चे हैं। हाँ, उन 4 लोगों से मुझे डर है इस दुनिया में, 4 लोग क्या कहेंगे। देखो तो वो 4 बच्चे बाद में कहेंगे बीच में माइनस लगा दिया। ये होगा मीटर, तो मीटर से क्या बनेगा, सेंटीमीटर, 10 की घात 2 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो ये हो जाएगा 10 की घात 7, 10 की घात 7 डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर, एंड दिस इज नोन एज अर्ग। क्या बोलेंगे हम इसे, अर्ग, ERG, अर्ग। तो एक जूल जो होता है, एक जूल जो होता है वो 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है ना, क्या होता है, 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। इसी प्रकार से यहां पर है ना, चीजें थमती नहीं है इसकी जिंदगी में, इसकी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। क्यों, क्योंकि चक्कर यह है कि जो कार्य है वही ऊर्जा है, और ऊर्जा बहुत सारे प्रकार की होती है। तो इसी वजह से हम इसके और भी बहुत बहुत सारे मात्रक लिख सकते हैं। जैसे इसके अन्य मात्रक लिख सकते हैं हम। ये सारे मात्रक जब मैं आपको ऊर्जा पढ़ाने जाऊंगा तब एक बार कन्वर्जन बता दूंगा, या आप चाहो तो मैं यहां भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जैसे क्या, और अन्य मात्रक क्या हो सकते, अन्य मात्रक, अन्य मात्रक जैसे किन्हीं लोगों को लगता है जूल, छी छोटा मोटा आदमी, तो वो लोग क्या करते, वो लोग लगाएंगे किलो जूल। तो 1 किलो जूल कितना हो जाएगा, 10 की घात 3 जूल के बराबर, है ना। कोई आया और अमीर, बोले है तेरे ये किलो वीलो की हजारों की बात ना करो हमसे, तो उसने बोला मेगा जूल। मेगा जूल मतलब क्या होगा, 10 की घात 6 जूल के बारे में बराबर। एक आया है लाखों की बात नहीं, करोड़ के नीचे बात नहीं करते रहे भाई अपन। तो यहां पर किलो, मेगा, गीगा जूल हो सकता है। चाहो तो पूरा पूरा लिख लो। ये क्या है, ये क्या है, ये है सर किलो जूल, किलो जूल। इसी प्रकार से क्या बोला मैंने, मेगा जूल, मेगा जूल। फिर इसी प्रकार से मैंने क्या बोला, मैंने बोला गीगा जूल, गीगा जूल, 10 की घात 9 जूल के बराबर होगा। अच्छा, और अन्य मात्रक, जैसे एक आप आगे चल के ऊर्जा में पढ़ोगे, आगे चल के ऊर्जा में पढ़ोगे, जो कि होता है कैलोरी। क्या होता है, कैलोरी। देखो अब मैं यहां बता दूंगा तो फिर वहां रिपीट नहीं करूंगा, बोल दूंगा वहां पे सारे मात्रक बता दिए। तो एक कैलोरी जो होता है वो 4.18 जूल के बराबर होता है, जिसे लगभग हम 4.2 जूल लिख सकते हैं। ये आपने सुना होगा ना, कैलोरी, कैलोरी, कैलोरी कहां पर सुना, हाँ भाई, एनी आइडिया, एनी आइडिया, कैलोरी कभी सुना अपनी जिंदगी में, कैलोरी कभी सुना अपनी जिंदगी में, कैलोरी कभी सुना अपनी जिंदगी में। गोल्ड में है भाई साहब, सोने में कैलोरी का, अबे गरीब, सोने में कैलोरी नहीं, कैरेट होता है वो, कितने कैरेट का गोल्ड है वो, दिमाग से गरीब हो तुम। हाँ मैगी में, ये बिल्कुल सही। अरे बायो में नहीं पढ़ा क्या तुमने, बायो में इतना नहीं पढ़ते ना भैया कि ये हमने खाना खाया तो इस खाने में कितनी कैलोरीज है, या हम ये खाना खाते तो इससे इतनी कैलोरी मिलती है, खाना खाते इससे इतनी कैलोरी मिलती है, डाइट वगैरह, ठीक है। हाँ, खाने में कैलोरीज होती है, बिल्कुल। तो ये एक्चुअल में जो हम ऊर्जा, जो ऊर्जा खाने से मिलती है हमें, या जब हम बातें करते हैं ऊष्मा की, ऊष्मा की, जैसे अगर हमने किसी चीज को जलाया तो उसको जलाने पर कितनी ऊर्जा हमें मिलेगी, तो वो ऊर्जा जो है वो कैलोरी में मापी जाती है, ऊष्मा के अंदर, है ना, ऊष्मा में। तो वह हमने कैलोरी, हाँ सैलरी सुना है सर हमने, कैलोरी तो नहीं सुना, बहुत ही बढ़िया। तो एक कैलोरी जो होगी वो होगी 4.2 जूल, है ना। और अगर तूने सैलरी सुना तो तेरी सैलरी है 4.2 रुपए, ठीक है, कितने, 4.2 रुपए, जिसमें GST कट कर तुझे और कम मिलेंगे। तो यहां पर ये एक कैलोरी आ गई। इसी प्रकार से और अन्य मात्रक होता है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा मात्रक, 1 किलोवाट, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले तो लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन मैं कार्य में ही लिखवा रहा हूं। ये नीट 2019 में पूछा गया सवाल है, नीट 2019 का सवाल है ये। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के। उसने पूछा था 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, उल्टा, नीट 2019 का सवाल।
ठीक है। इसी प्रकार से इसके अन्य मात्रक में और अन्य मात्रक देख लेते हैं हम, है ना। इसके अलावा एक और होता है जिसे हम बोलते हैं 1 किलोवाट आर। थोड़ी जगह बना के सेट कर देते हैं हिबरी, 1 किलोवाट आर। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते है ना जो खत्म नहीं होंगे, लेकिन अभी हमारे लिए जो काम है ज्यादातर हमें जिनसे काम पड़ेगा वो यही सारे हैं। एक होता है 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर। ये जब मैं आपको शक्ति पढ़ाऊंगा तब और इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ये होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। कितना होता है ये? 1 किलोवाट आर। क्या लिखा हुआ है? किलोवाट आर लिख लो, जैसे किलोवाट घंटा भी लिख सकते हैं, किलोवाट घंटा भी लिख सकते हैं। हिंदी में अंग्रेजी में लिखेंगे किलोवाट आर, किलोवाट आर। ठीक है, ये क्या होता है किलोवाट आर? किलोवाट आर क्या होता है? हाँ, पार्ले जी में भी कैलोरीज होते बेटा, हर चीज में कैलोरी होती जो भी तुम चीजें खाते हो। हाँ, ये हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है उसकी यूनिट है, उसकी यूनिट है। जैसे बोलते ना कि घर का बिजली का बिल जो है वो 100 यूनिट आया है, 300 यूनिट आया है, 200 यूनिट आया है, 20 यूनिट आया है, तो वो जो है वो एक्चुअल में 1 किलोवाट आर है। मतलब अगर मान के चलो अगर आपके घर में बिजली 100 यूनिट आया या एक दिन में 1 यूनिट खपत होती है, तो एक दिन में आप खपत कर रहे हो 3.6 × 10⁶ जूल की। ठीक है, चलो अच्छा, इसके मात्रक तो खेल लिए हमने। क्या इसकी वीमा बताऊं मैं, या सभी को याद है इसकी वीमा? वीमा 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 क्या इसकी वीमा हम निकाल, चाहो तो एक बार एक्टिंग कर लेते हैं। अरे हम तो भूल गए सर, F.S पढ़ रहे हैं। तो कार्य की होती है ML_T-2 और विस्थापन की होती है L। तो यहां पर कार्य की बीमा होती है ML2T-2। जिंदगी में अपना नाम भूल जाना, लेकिन ये बीमा मत भूलना, है ना। युगों युगों तक आपको याद रहनी चाहिए ML2T-2। ठीक है, चलो अब ये तो सब छोटी छोटी सी बातें हमने कर ली। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हमारे पास ये जो कार्य है, ये कार्य का आपको बेसिक से क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको विस्थापन दे दे, बल दे दे और कार्य के बारे में पूछ ले। वो क्वेश्चंस करेंगे हम, लेकिन उससे पहले कुछ और थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर हमने ये जो सूत्र लिखा, यहां पे जो हमने सूत्र लिखा, ये कौन सा सूत्र है? ये कौन से बल के लिए है? ये एक्चुअल में बल भी दो प्रकार से हो सकते हैं। एक हो सकता है नियत बल और एक हो सकता है परिवर्तीय बल। क्या हो सकता है? कार्य में हमारे पास जो बल है, बल जो है वो बल भी हम दो प्रकार से बोल सकते हैं। कौन कौन से बोल सकते हैं? एक नियत बल हो सकता है, नियत बल। नियत बल मतलब, अच्छा बल नियत तो क्या नियत होगा? F = ma। तो बल नियत है तो क्या नियत होगा? सर बल नियत है मतलब कि त्वरण नियत है, नियत त्वरण का सवाल। हाँ, नियत त्वरण का सवाल। तो जब नियत त्वरण होता है, नियत त्वरण होता है, तो नियत त्वरण होता है तो बल नियत होगा। तो उस कंडीशन में हम जब कार्य का सूत्र लिखेंगे, तो उस कंडीशन में हम कार्य का सूत्र लिखेंगे F = F.Is cos थीटा या Fs, है ना, या Fs cos थीटा लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास परिवर्तीय बल होगा, देखो क्वेश्चन में आपको कैसे पता चलेगा कि परिवर्तीय या नियत बल है? क्वेश्चन पढ़ के। सर कैसी बात कर रहे हो, कैसे पता चलेगा कि परिवर्तीय है या नियत बल है? क्वेश्चन पढ़ के। अरे हाँ सच बोल रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ के। जैसे अगर मान के क्वेश्चन में लिखा कि गुरुत्वीय बल का कार्य बताना, तो नियत है या अनियत है? चलो फिर जल्दी से बताओ। क्वेश्चन में बोला गुरुत्वीय बल का कार्य, चाहो तो नोट करके लिख लेना आगे। गुरुत्वीय बल का कार्य, तो गुरुत्वीय बल का कार्य नियत है या अनियत है? नियत है। गुरुत्वीय बल सर नियत होता है, mg के बराबर होता है, तो वह नियत होगा। अरे गुरुत्वाकर्षण का बल नियत है, ये कब से? सर मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये मैं फिजिक्स के बचपन से पढ़ते आ रहा हूं। हमने सरल रेखा में गति में पढ़ा था सबसे पहले किसी युग में कि सर जी गुरुत्वीय त्वरण नियत होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण नियत होता है, तो उसमें हमने नियत त्वरण पे सवाल करे थे। फिर उसके बाद में आगे पढ़ा नियत बल में। अब अगर हम बात करें तो जी mg पढ़ा पिछले वाले चैप्टर में, तो mg हमेशा नियत होता है। तो इसी प्रकार से यहां पर जब गुरुत्वीय बल की बात करेंगे तो वह नियत होगा। अच्छा, इसी प्रकार से हो सकता है परिवर्तीय बल।
तो परिवर्तीय बल कैसा हो सकता है, कैसा दिखेगा भाई, शकल से कैसे दिखेगा, शकल से कैसे दिखेगा, कैसे पता करोगे कि ये परिवर्तीय है? सर अगर वो समय के साथ बदल रहा हो या विस्थापन के साथ बदल रहा हो तो वो कैसा होगा, परिवर्तीय बल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, परिवर्तीय या अनियत बल हो जाएगा। तो इसके लिए जब भी हम सूत्र लिखेंगे कार्य का, तो अब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अरे बाबा, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्यों सर इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा बल जो है वो नियत नहीं है। देखो इंटीग्रेशन कब करते थे इंटीग्रेशन, याद करो कब इंटीग्रेशन करते थे, सर जब चीजें बहुत बिगड़ जाए, सर जब बस के बाहर चले जाए, सर जब छोटे छोटे पट्टे काटने पड़े, तो सर हम और हमारे छोटे बच्चे मिलकर क्या क्षेत्रफल कैलकुलेट करते रहेंगे। तो इसी को बचाने के लिए कौन आया था, इंटीग्रेशन आया था। तो वैसी ही बात यहां पर है कि अगर मान के चलो बल हर एक बिंदु पे बदल रहा है, तो हर एक बिंदु पे बदल रहा है, तो हर एक बिंदु पे कार्य निकालना पड़ेगा, फिर उन सारे कार्य को जोड़ना पड़ेगा। अरे सर जय माता दी, तो इससे बेहतर क्या करा हमने, इससे बेहतर हम कर देंगे इंटीग्रेशन। तो यहां पर जिसे करेंगे एफ डॉट डी आर सदिश ना, डी आर सदिश मतलब विस्थापन सदिश कर दिया इसे। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुम डीएस सदिश भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डीएस सदिश। बस बात यह है कि ये जो डीएस सदिश होगा वो एक्स में अलग होगा, वाई में अलग होगा, जेड में अलग होगा। और यहां पर ये जो बल है वो भी एक्स में, वाई में, जेड में अलग अलग हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमको बोला एफ सदिश जो है वो है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, अलग अलग हो गया, प्लस एफ जेड के कैप, एफ जेड के कैप। ये सारी कहानी क्वेश्चन के जरिए और क्लियर होगी। इसी प्रकार से जो डीएस सदिश था वो एक्स में अलग है, डीएक्स आई कैप, वाई में अलग है, डी वाई जे कैप, प्लस जेड में अलग है, डी जेड के कैप। तो अगर हम इनका डॉट करेंगे, क्या करेंगे, हम इनका डॉट करेंगे, तो यहां पर आई आई वाले मल्टीप्लाई होंगे, जे जे वाले मल्टीप्लाई होंगे, के वाले मल्टीप्लाई होंगे। डॉट प्रोडक्ट में हमने यही सीखा। तो इससे हमें कार्य मिला, इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, है ना। मतलब एक्स वाले का एक्स के साथ इंटीग्रेशन, वाई वाले का वाई के साथ इंटीग्रेशन, जेड वाले का जेड के साथ इंटीग्रेशन। लेकिन इसमें भी एक और बड़ी रोमांचकारी बात है, यह है ओरिजिनल फॉर्मूला। लेकिन हमारे ऊपर नीट देवी की कृपा बरसों से चली आ रही है, युगों से चली आ रही है, और उनकी ही कृपा के जरिए, उनकी छत्र छाया में रहकर हम बहुत सारी चीजें इजी बना लेते हैं। जैसे हमें कभी भी, मतलब नीट के इतिहास में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग हो। क्यों, क्योंकि 99% क्वेश्चन में या तो एक्स आएगा, या तो वाई आएगा, या तो जेड आएगा। आ भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन नीट में अभी तक ऐसा सवाल नहीं आया, और 99% चांसेस कि ऐसा सवाल कभी नहीं आएगा। तो अगर एक विमीय के लिए बात करेंगे तो हम लिखेंगे केवल इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। एक्स दिशा के लिए ही ज्यादातर बातें करेंगे, आपको बल दे देंगे और उसमें कार्य पूछ लेंगे। ठीक है, सवाल कैसे होगा वो आपको अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो मजेदार तरीके से बातें समझ में आ जाएगी ना। अगर आपको बल दे दिया मान के चल एक्स स्क्वायर प्लस 2 बल दे दिया, तो क्या तुम इसका इंटीग्रेशन करके कार्य निकाल सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का इंटीग्रेशन कर सकते हो एक्स डीएक्स के सापेक्ष। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का इंटीग्रेशन कितना बच्चा कर सकता है? कितने चीते एक्स स्क्वायर प्लस 2 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं? चलो ओके, हाँ, तो ऐसे ही सवाल आएंगे। अब अभी हम इसके क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि हम जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसका वो एक बार में कंप्लीट कर दे, फिर उसके हम सीधे सीधे सारे न्यूमेरिकल करेंगे। बिल्कुल, x³/3 + 2x हो जाएगा। फैजान खान, वेरी गुड बेटा, 2x होगा। ये हुई ना बात, मेरी मूछें नहीं है, वरना मैं मूछों पे ताव दे देता अभी। इंटीग्रेशन बोल रहा हूं, 5 बच्चों ने सीधे सीधे लिख दिया x² + 2 से 2x होगा। इंटीग्रेशन समाकलन बोल रहा हूं, तुम्हारे ही चक्करों में मैंने मूछें नहीं रखी। देखो है ना, क्योंकि तुम्हारे साथ जब तक रहेंगे तो मूछे पे ताव तो आदमी दे ही नहीं सकता, है ना। बार बार ऐसा करना, भैया शर्म के कारण नीचे हो जाता है, इसलिए कोई मतलब ही नहीं है।
इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, 2x होगा। अरे ये तो डिफरेंशिएशन होगा, समाकलन करना है। एक्स क्यूब बटे में 3 प्लस 2x, आगे पाठ पीछे सपाट। ये मुहावरा किसके लिए बोला गया है, और एक एग्जाम्पल के साथ बताइए, है ना। आज से 2-4 साल बाद जब एग्जाम होगी ना छोटे छोटे बच्चों की, 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चों की, तो उनको ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। आगे पाठ पीछे सपाट मुहावरा किसके द्वारा बोला गया था और यह किसके लिए बोला गया है, तो उसका जवाब होगा ये मुहावरा एसपी सर द्वारा अपनी कक्षा में प्रयोग किया जाता था, और यह आरंभ के बच्चों के लिए प्रयोग में लिया जाता था, क्योंकि वे बच्चे इस प्रकार की पढ़ाई करते थे कि वे जैसे जैसे आगे बढ़ते थे और पीछे पीछे भूलते जाते थे। फिर उसके बाद में टीचर बच्चों को पढ़ाएगी। तो इस सब से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि कृपया करके पीछे का थोड़ा थोड़ा ध्यान तो रखे और फिर आगे बढ़ते जाए। देखो तो यहां पर हाँ यह हो सकता है, ऐसा हो सकता है। चलो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और छोटी सी बात बची हमारी, वो कर लेते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस भी कर पाएंगे, है ना। इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो थोड़ा कम सा ही है, मैक्सिमम क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। देखो तो अब इसमें एक लास्ट थ्योरेटिकल पोर्शन बचता है ना। एक हेडिंग डालेंगे छोटी सी, जिसमें आते हैं बच्चों को बहुत ज्यादा मजे, कार्य की प्रकृति। कार्य कितनी प्रकृति का हो सकता है, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो की बातें चल रही है। तो कार्य कितनी प्रकृति का, हाँ बेटा प्लस सी भी होगा, बिल्कुल सही बात, प्लस सी भी होगा। तो कार्य कितने टाइप का हो सकता है, तो कैसे पता करेंगे सर। कार्य का सूत्र हमने पढ़ा एफ एस कॉस थीटा। क्या पढ़ा, एफ एस कॉस थीटा। तो अभी जो कॉस थीटा है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है। 3 कंडीशंस हो सकती है ना। तो कार्य भी जो है वो 3 प्रकार का हो सकता है। कार्य की प्रकृति 3 प्रकार की हो सकती है। 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, नंबर वन धनात्मक या पॉजिटिव। धनात्मक या पॉजिटिव कब होगा, यदि सर हमारे पास कॉस थीटा का मान पॉजिटिव आ जाए, कॉस थीटा का मान पॉजिटिव आ जाए, तो वहां पर कार्य धनात्मक होगा। तो पॉजिटिव कार्य कब कब हो सकता है, पॉजिटिव कार्य कब कब हो सकता है सर, कॉस थीटा पॉजिटिव आ जाए। कॉस थीटा ये क्या लिखा, प्लस बीई मतलब पॉजिटिव, प्लस बीई मतलब पॉजिटिव। तो कॉस थीटा पॉजिटिव हो, तो कॉस थीटा पॉजिटिव हो मतलब कोण थीटा जो है वह 0 से 90 डिग्री के मध्य हो। जीरो से 90 डिग्री के मध्य हो। जैसे 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 यहां पर एक ब्लॉक है, इसमें विस्थापन इधर हो रहा है, बल इधर लग रहा है। तो यहां पर ये जो कोण है इनके मध्य वो 90 डिग्री से कम है, तो इस बल का कार्य पॉजिटिव होगा। इस बल का कार्य पॉजिटिव होगा। नेहा वर्मा बिटिया, सॉरी नेहा यादव, शांति बनाए रखे, कि आपने बहुत डरावना एग्जाम्पल दिया। अभी रुक जाओ, रनिंग करते टाइम नहीं, रनिंग करते टाइम तो कार्य 0 होता है। I know it's very difficult to digest, but don't worry, have patience, we'll do that. Okay, concentrate over here. थीटा और 90 डिग्री के बीच में, थीटा का मान 0 से 90 के बीच में होगा, तो उस कंडीशन में कार्य पॉजिटिव होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि इसके कुछ एग्जाम्पल बताइए, आप कुछ एग्जाम्पल बताइए। जैसे एक एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया है ना, इस प्रकार का एग्जाम्पल नहीं चाह रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाह रहा हूं आपसे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जैसे सर हमने कुछ ऐसा किया तो उसमें कार्य पॉजिटिव हुआ, जैसे कुछ एग्जाम्पल बोलो भैया। एक एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से दे देता हूं,
एक एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से दे देता हूं। खाना खाते टाइम, ये आर्ट्स वाले बच्चे फिजिक्स की क्लास में कैसे आ गए? होम साइंस, खाना खाते टाइम, खाना बनाना सीख लो अब जाके। हाँ, स्प्रिंग को खींचना, बहुत ही बढ़िया। किस बालक ने बताया था? लवकेश, बहुत ही बढ़िया, है ना। हाँ, 2-3 बच्चों ने, रोहित कुमार ने भी बताया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, बेटा गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य किस कंडीशन में, वो भी आपको बताना। गुरुत्वाकर्षण कार्य पॉजिटिव भी कर सकता है, नेगेटिव कर सकता है, जीरो भी कर सकता है। हाँ, एक एग्जाम्पल लिखेंगे, इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल साथ साथ लिखते चलो। एक एग्जाम्पल, एक बच्चे ने बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल दिल की बात। क्या सर? स्प्रिंग को खींचते वक्त किया गया कार्य। अच्छा, अब स्प्रिंग को खींचूंगा तो किसका कार्य पॉजिटिव होगा, ये तो बता, ये तो बता। जब स्प्रिंग को खींच रहा हूं तो कितने बल लग रहे? सर स्प्रिंग को खींचने में 2 बल लग रहे। एक लग रहा है बाह्य बल एफ एक्सटर्नल और एक लग रहा है स्प्रिंग बल। तो कौन से बल का कार्य पॉजिटिव होगा स्प्रिंग को खींचते वक्त? कौन से कार्य का बल पॉजिटिव होगा स्प्रिंग को खींचते वक्त? पूलिंग करते समय। हाँ, ये एग्जाम्पल भी बहुत ही बढ़िया है। एक बच्चे ने एकदम मामला ही सेट कर दिया, पूलिंग करते समय। बस ये बात है कि जिस दिशा में पुलिंग कर रहे हो उस दिशा में वस्तु का विस्थापन भी हो। गेंद को फेंकना, किस दिशा में गेंद को फेंकना? रस्सी पर वर्क। देखो ये तुम आधी अधूरी बातें बोल रहे हो, है ना, आधी अधूरी बातें बोल रहे हो। सर एक बार मैंने उसे देखा था। कौन, कहां, कैसे, कब, नहीं पता सर, बस झलक ही काफी थी। अरे भैया आगे तो बताओ, तभी तो कुछ पता चलेगा। देखो तो यहां पर एफ एक्सटर्नल वर्क, कार्य एफ एक्सटर्नल का, कार्य एफ एक्सटर्नल का, बाह्य बल का कार्य पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा। इसके अलावा और एग्जाम्पल, जैसे गुरुत्वाकर्षण। कुछ बच्चे गुरुत्वाकर्षण के पीछे पड़े हुए हैं। सर गुरुत्वाकर्षण का कार्य पॉजिटिव बताओ। तो गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य कब पॉजिटिव होगा? यदि हमने एक गेंद को फेंका या छोड़ा, h ऊंचाई से अगर एक गेंद नीचे की तरफ गिर रही है, एक गेंद h ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रही है, तो क्या होगा उस कंडीशन में? एक गेंद h ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर रही है तो क्या होगा? हाँ, तो अगर h ऊंचाई से गेंद नीचे की तरफ गिर रही है और यहां पर देखा जाए तो विस्थापन जो होगा उसका ये s हो रहा है नीचे की तरफ, ये h हो रहा है, और इसमें mg बल नीचे लग रहा है, तो जा भी नीचे रही है, विस्थापन भी नीचे हो रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण का कार्य पॉजिटिव होगा। गुरुत्वाकर्षण का कार्य क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है? हाँ, लिफ्ट का नीचे से ऊपर जाना, लिफ्ट का नीचे से ऊपर जाना ब्यूटी रॉय, बेटा उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि धरातल से बैठे हुए व्यक्ति या धरातल पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर एक लिफ्ट को ऊपर की ओर जाते हुए देख रहा है तो वहां पर सुंदर कन्या पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल की द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव है। देखो मैं कार्य के जो एग्जाम्पल ले रहा हूं उनकी गंभीरता को, उनकी गहराई को समझो। मैं जो भी कार्य का एग्जाम्पल ले रहा हूं उसमें स्पेसिफाई कर रहा हूं कंडीशन, और उस कंडीशन में बल, और उस वो बल कौन लगा रहा है या कौन सा बल है और विस्थापन क्या है, सब कुछ बताना पड़ेगा, तभी आप 100% श्योर हो सकते हो कि कार्य पॉजिटिव है या नहीं है ना। जैसे एक बच्ची ने बोला कि सर वो लिफ्ट वाला एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल नंबर 3 ले सकते हो। इसमें क्या हो रहा है कि अगर मान के चलो कि यहां पर आप रस्सी, लिफ्ट में रस्सी भी लटका सकते हो, या अभी जो हमने एग्जाम्पल बेसिक सा करा हुआ है वो भी कर लेते कि अगर एक सुंदर कन्या है और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ ए त्वरण से जा रही है, तो यहां पर एसके पर, सुंदर कन्या पर नॉर्मल द्वारा कार्य, दो चीजें बताना है आपको
किस पर और किसने किया। तो सुंदर कर देखो, सुंदर करने पर दो बल लग रहे, एक नॉर्मल लग रहा है, एक mg लग रहा है। तो नॉर्मल ऊपर की तरफ लगता है, mg नीचे की तरफ लगता है, और त्वरण ऊपर की दिशा में, मतलब विस्थापन भी ऊपर की दिशा में हो रहा है। तो यहां पर विस्थापन भी अगर हम ऊपर की दिशा में माने तो यहां पर नॉर्मल का कार्य है, सुंदर कन्या पे नॉर्मल द्वारा कार्य पॉजिटिव होगा। mg देखो, अब एक और चीज साथ में समझा दूं क्या, एक और चीज साथ में समझा दूं क्या बेटा। अविनाश पटेल बेटा, एरोप्लेन का फ्लाई करना, एरोप्लेन को फ्लाई करने में किसने बाह्य बल लगाया जरा बताना। तो एरोप्लेन जो है वो आंतरिक बल के कारण चल रहा है, कोई बाह्य बल नहीं लगा उस पे। हाँ, घर्षण द्वारा कार्य। अब घर्षण द्वारा कार्य, ओए होए 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 होए, ये तो बहुत रिस्की बात बोल दी। घर्षण द्वारा कार्य है ना। बैच 2 ने अभी घर्षण नहीं पढ़ा है, हम थोड़ा घर्षण वाला एग्जांपल मैं आपको भी समझा देता हूं। घर्षण वाले ब्लॉक में हमने 2 ब्लॉक प्रॉब्लम डिस्कस किया था। तो ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो उस पर घर्षण बल आगे लग रहा था, तो उस पर घर्षण का कार्य पॉजिटिव होगा, है ना। अब मैं एक और चीज साथ में समझाते हुए चल रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, है ना। यहीं पर ही अगर यही एग्जाम्पल्स, सेम कॉपी पेस्ट एग्जाम्पल्स मैंने लिखे होते और अगर मैंने कार्य नेगेटिव लिया होता तो इन्हीं में ही मैं बता देता कि कार्य नेगेटिव हो रहा है। जैसे अगर मैंने यहां पर एग्जाम्पल, है ना, चलो लिख देते पहले एक बार। यहां पर देखो, एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकता हूं, लेकिन बट मैं तुझे बस इतना फील करवाना चाहता हूं कि जो भी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं उसमें एक से ज्यादा बल लग रहे हैं और किस बल का कार्य मैं डिफाइन कर रहा हूं वो बताएगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव है वो उसका कार्य। ठीक है, जैसे अगर मैं नंबर 2 की बात करूं तो ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य या इसे बोलते हैं अंग्रेजी में नेगेटिव। तो नेगेटिव कब होगा कार्य, नेगेटिव कार्य कब होगा, जब cos थीटा नेगेटिव हो जाए, जब cos थीटा नेगेटिव हो जाए। cos थीटा नेगेटिव हो जाए मतलब कि यहां पर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस पे विस्थापन। अच्छा देखो, ये ऐसे फर्जी एग्जांपल, ये तो बस एक बार समझने के लिए, दिशा समझ में आ जाए हमें, इसलिए हम देख रहे। बाकी ये वाला एग्जांपल आपको नहीं बोल के बताने कि सर विस्थापन इधर हो रहा है, बल उधर लग रहा है, तो यहां पर थीटा की वैल्यू 100, थीटा की वैल्यू जो है वह थीटा 90 से अधिक या 90 से 180 के बीच में हो। इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 180 90, 180 90, थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में है। ठीक है, अब यहां पर एक ही चीज में जिसमें मैंने कार्य आपको पॉजिटिव बोले उसी में कार्य नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे यहां पर देखो बेटा, पुशिंग पुलिंग, देखो ये तुम फिर से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं तुम्हें, तुम बिल्कुल दिमाग से पैदल बातें कर रहे हो जो लोग पुशिंग पुलिंग बार बार बोल रहे हैं। बेटा पुशिंग में हो सकता है एक से ज्यादा बल लग रहे हो वस्तु पर। पुशिंग किस दिशा में हो रही है, क्या तुम जिस दिशा में हमेशा धक्का लगाते हो क्या वस्तु उसी दिशा में चली जाती है। मान के चल की कार तेरी तरफ आ रही थी, तूने बोला मैं हूं हल्क, या भीम धक्का लगा और कार उधर की तरफ चलेगी, ऐसा होगा क्या? नहीं, अगर कार तेरी तरफ आ रही तूने हाथ लगाया तो कुछ ना होगा, कार तो कुचल के आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो यहां तो तूने पुश किया लेकिन क्या कार विपरीत दिशा में चली गई? नहीं सर, मेरा पुशिंग सर, पुश सब फेल हो गया, कार तुमको उड़ाकर निकल गई। तो यहां पे पुशिंग में क्या हो गया? नहीं हो पाया सर, कुछ भी नहीं हुआ पुशिंग से, है ना। पुशिंग से मेरा बल पॉजिटिव नेगेटिव में डिफाइन ही नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये पुशिंग पुलिंग ये सब कैसी अनपढ़ों जैसी बात है फिजिक्स की भाषा में, है ना। आपको कुछ अच्छे एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल सिखा रहा हूं यहां पर कि गुरुत्वाकर्षण का बल स्पेसिफाई किया, हर एक में स्पेसिफाई कर हम बोल रहे हैं। जैसे यहां पर अभी हमने जो फर्स्ट वाला एग्जांपल लिया था, फर्स्ट वाला एग्जांपल में एफ एक्सटर्नल का कार्य जो था वो सेम एग्जांपल। देखो एक ही चीज में मैं तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव सिखाना चाहता हूं ताकि तुम्हें फील आए, ताकि तुम्हें ये क्लियरिटी बने, कंसेप्चुअल क्लियरिटी बने, कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर बैठे कि अच्छा हाँ सर ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, एक ही के अंदर 4 बातें हो जाए हमारी। जैसे यहां पर ये वाला स्प्रिंग हम 1000 बार पढ़ चुके हैं। अब अगर स्प्रिंग को खींचना तो मुझे बाह्य बल लगाना पड़े, तो स्प्रिंग किस दिशा में बल लगाएगी? जल्दी से बता दे मेरे प्यारे, जल्दी से बता दे मेरे प्यारे कि अगर एक स्प्रिंग को मैं बाहर से खींच रहा हूं तो स्प्रिंग पे मैंने तो बल लगाया बाहर की तरफ,
मैंने तो चाहा उसे आजाद करा दूं, लेकिन वो परिंदा ही गिरफ्त में रहना चाहता था। तो यह कौन सा परिंदा है? सर ये स्प्रिंग है। क्यों? क्योंकि ये स्प्रिंग क्या चाहती है? सर ये स्प्रिंग जो चाहती है कि तुम मुझे खींचोगे तो मैं तुम्हें दबाऊंगी, और तुम मुझे दबाओगे तो मैं तुम्हें खींचूंगी। मतलब कि जो तुम करोगे उसका विपरीत करूंगी मैं। तो क्या होगा यहां पर? ये यहां पर क्या होगा? यहां पर यह स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, तो यहां पर सॉरी बाह्य बल बाहर की तरफ लग रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लगता है, ये हमने देखा था। तो अगर मैं एक ही एग्जांपल है, देख एक ही एग्जांपल है, इसमें दो बल लग रहे हैं, तो दो बल लग रहे हैं, तो यहां पर एक बल का कार्य पॉजिटिव और उसी के अंदर सेम कॉपी पेस्ट अगर मैं स्प्रिंग का कार्य देखूंगा, एफएस का कार्य नेगेटिव, स्प्रिंग बल का कार्य नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, क्या कोई बता सकता है इसमें ऐसा कौन सा बल लग जाए कि उस बल का कार्य नेगेटिव आ जाए? एग्जाम्पल नंबर 2 में गुरुत्वाकर्षण में, हां बिल्कुल स्प्रिंग यही कहना चाहती है, ना जीऊंगी ना जीने दूंगी। क्या यहां पर एक और कोई सा बल लग जाए नॉर्मल? अरे रुक जा, ये गेंद हवा में है, हवा में नॉर्मल कहां से लग जाएगा? हवा में नॉर्मल कहां से लग जाएगा? हवा में नॉर्मल नहीं लगेगा। तो ऊपर की ओर कौन सा बल लग जाए? सर ऊपर की ओर अगर वायु का घर्षण बल लग जाए। बिल्कुल ही सही बात, शुभम बघेल ने बिल्कुल सही बात बोल दी है ना। शुभम नाम के लोग होते ही इंटेलिजेंट है। तो यहां पर अगर एक गेंद नीचे की तरफ जा रही है तो इस पे mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो ऊपर की ओर वायु का फ्रिक्शन लग जाए, वायु का घर्षण बल लग जाए। तो अगर यह वायु का घर्षण बल लग जाए इसमें, केस नंबर 2 जो लिखा हुआ है मैंने, तो यहां पर उसका कार्य क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या कि सर यहां पर अगर एक गेंद नीचे की तरफ जा रही है, विस्थापन नीचे की तरफ हो रहा है, तो इसमें वायु घर्षण का कार्य नेगेटिव होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर घर्षण बल का, देख घर्षण बल का कार्य क्या? घर्षण बल का कार्य हर कंडीशन में नेगेटिव होगा क्या? हर कंडीशन, विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स बोल सकते हो, बिल्कुल विस्कस फोर्स हर कंडीशन में नेगेटिव होता है। 6 पाई ईटा आरवी है ना। काजू, वाह बेटा, बिल्कुल ही खतरनाक बात करी है। नाम के अनुसार महंगी बात, महंगे काजू ने महंगी बात बोली है कि सर यहां पे बल होता है 6 पाई ईटा आरवी। हाँ, क्या घर्षण हमेशा घर्षण बल जो है वो हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है? नहीं, घर्षण बल गति की दिशा में भी लग सकता है, विपरीत दिशा में भी लग सकता है। तो घर्षण का कार्य हमेशा नेगेटिव नहीं होगा, घर्षण का कार्य हमेशा नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा, इसी प्रकार से घर्षण में ना घुसे हम, तो यहां पर पॉइंट नंबर 3 पर पहले चर्चा कर रहे थे। सेम क्वेश्चन, सेम सब कुछ। बताओ भाई किसका कार्य नेगेटिव होगा? अगर एक सुंदर कन्या लिफ्ट के अंदर बैठी हुई है और लिफ्ट 8th वर्ण से ऊपर की ओर जा रही है, तो किसका कार्य नेगेटिव हो जाएगा? किसका कार्य नेगेटिव हो जाएगा? mg का वर्ग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, प्रफुल्लित कर दिया आप सभी ने मुझे। यहां पर mg का कार्य जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? mg का कार्य नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर नीचे की तरफ mg लग रहा है, तो mg का कार्य sk पर mg का कार्य नेगेटिव। अच्छा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे पास यही कंडीशन हो, यही लिफ्ट हो और mg का कार्य पॉजिटिव हो जाए? कब हो सकता है mg का कार्य पॉजिटिव? कब हो सकता है mg का कार्य पॉजिटिव? जल्दी से बताओ, कब हो सकता है mg का कार्य पॉजिटिव? हाँ, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आए। कहां आए? जब लिफ्ट नीचे की तरफ। मंदन हो, त्वरण हो, इससे मतलब नहीं है रे प्यारे, बस लिफ्ट नीचे आनी चाहिए, तब उस कंडीशन में mg का कार्य पॉजिटिव हो जाएगा। एक बच्चे ने बहुत ही गलत बात छेड़ दी, तो इसीलिए
इस सवाल को हम बोलेंगे चीते का सवाल और बताएंगे आप सभी इसका जवाब। चीते का सवाल। अच्छा, जो मैं ऊपर बोला था वो समझ में आ गया सभी को कि लिफ्ट अगर नीचे आ जाए एथ वर्ण से, लिफ्ट नीचे आ जाए एथ वर्ण से तो mg का कार्य क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। एक लाइन लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे है ना। एक बच्चे ने बहुत खतरनाक कमेंट करा, उसी के चक्कर में एक लाइन लिखना पड़ रही है अब हम यहां पर है ना, और एक सवाल के रूप में ये बात लिखेंगे। मेरे दिमाग में थी ये बात, मुझे लगा ही था कि कोई ना कोई तो सूरवीर योद्धा ये बात बोल ही देगा। एक लाइन लिखो, एक स्टेटमेंट को आपको बताना कार्य पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। एक लिफ्ट के अंदर ना, सेम कंडीशन, एक लिफ्ट के अंदर एक सुंदर कन्या खड़ी है। एक लिफ्ट के अंदर एक सुंदर कन्या खड़ी है। यह लिफ्ट 55वीं मंजिल से नीचे की ओर आ रही है। यह लिफ्ट 55वीं मंजिल से, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, 55 मंजिल है, तो 55वीं मंजिल पर से नीचे आ रही है लिफ्ट। 55वीं 55th फ्लोर से नीचे की ओर आ रही है। पचासवीं मंजिल पर रुकने के लिए, 50वीं मंजिल पर रुकने के लिए, सुन तो लो पूरा सवाल, 50वीं मंजिल पर रुकने के लिए इस लिफ्ट में मंदन होता है। 50वीं मंजिल पर रुकने के लिए इस लिफ्ट में मंदन होता है। पचासवीं मंजिल पर रुकने के लिए इस लिफ्ट में मंदन होता है। मंदन से पहले और मंदन के बाद, मंदन से पहले और मंदन के बाद mg बल का कार्य क्या होगा? mg बल का कार्य क्या होगा? mg बल का कार्य क्या होगा? ऑप्शन ए पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऑप्शन बी पहले पॉजिटिव बाद भी पॉजिटिव, ऑप्शन सी पहले पॉजिटिव बाद में, अच्छा पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, ऑप्शन डी पहले नेगेटिव बाद में भी नेगेटिव। निर्मल कमेंट में क्वेश्चन ही लिख दिया, तो बेटा कॉपी में लिखना था, कमेंट बॉक्स में धरी ना। सुंदर कन्या को कोई काम नहीं किया, काम ही तो कर रही है बेटा वो लिफ्ट में ऊपर नीचे। देखो अब आदो ने क्वेश्चन में जरा सा ट्विस्ट आया। अब आदो ने बोला सर ने कुछ ना कुछ कंडीशन डाली है, क्वेश्चन वाले ने कुछ ना कुछ कंडीशन डाली है, तो बाद में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी। क्लास खत्म होने के बाद में जब ब्रेक मिलेगा तब आप सभी को एक बार कांच के सामने खड़े होना। किसके सामने? कांच के सामने। और कांच में देखकर बोलना
तुझे भगवान ने ऐसा बनाया तो बनाया, लेकिन ऐसा क्यों बनाया? मंदन हो, त्वरण हो, इन सब से लेना देना थोड़ी ना है। हमें तो विस्थापन और बल से मतलब, कहानी खत्म, पैसा हजम। लिफ्ट पहले भी नीचे आ रही थी, रुकने से पहले भी ऐसा, तो कैसी लिफ्ट है कि रुकते रुकते ऊपर चली जाएगी? लिफ्ट पहले भी नीचे आ रही थी, बाद में भी नीचे आ रही है। एमजी का बल पहले भी नीचे लग रहा था, बाद में भी नीचे लग रहा, कहानी खत्म। पॉजिटिव ही होगा, है ना। कुछ बच्चों ने बोला नहीं सर, कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो होना ही चाहिए। दोनों पॉजिटिव ही होंगे, दोनों पॉजिटिव ही होंगे। क्लियर है राम कथा? आगे बढ़े। चलो, अब देखो, हमारे बीच में कुछ होते हैं अल्ट्रा प्रोमैक्स बच्चे, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जिनको लगता है, कुछ कबूल कर रहे थे कि हाँ सर मैंने तो सही किया था। कुछ होते हैं कि सर हाँ मेरे को समझ में आ गया, मैंने गलत किया, अब मेरे को समझ में आ गया कि लिफ्ट जब नीचे की तरफ आ रही है तो लिफ्ट रुके या गति करे उससे मतलब नहीं है, मतलब त्वरण हो या मंदन हो उससे मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? विस्थापन से और बल से। लिफ्ट चल रही है, हाँ सर नीचे की तरफ, लिफ्ट नीचे आ रही है, 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 नीचे आकर रुक गई। तो जब रुकी, रुकने से पहले भी जब गति कर रही थी तो विस्थापन नीचे की दिशा में था, बल नीचे की तरफ था। ठीक है, तो सर बल और विस्थापन दोनों समान दिशा में, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर आएगा। फिर आते तीसरे लेवल के बच्चे जो कमेंट करते हैं, सर मेरे को लगा तो बी ही था लेकिन मैंने आंसर सी कर दिया, पता नहीं ये कहां से लग रहा है और इतनी जोर से कैसा लग रहा है। बेटा mg फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है और विस्थापन भी नीचे की तरफ हो रहा है, तो जिस दिशा में बल है उसी दिशा में विस्थापन है। दैट्स इट, यही देखना है हमें बस। नदी में स्विमिंग के लिए जो आदमी फोर्स लगाता है तो वो तो नेगेटिव ही मतलब आदमी का फोर्स जो वो तो पीछे की तरफ होगा और विस्थापन आगे की तरफ होगा, तो नेगेटिव ही कार्य होगा। ठीक है, हाँ शीशा टूट जा, हाँ शीशा भी टूट सकता है ना। शीशे के सामने तुम मत जाके खड़ा होना, शीशा भी बोलेगा ओ भाई साहब ये चेहरा ना ही देखूं, इससे बेहतर तो शीशा बोला फूट जाऊं मैं तो। देखो ये अब अभी हमने इस पे क्वेश्चन नहीं करे हैं, है ना। इस पे क्वेश्चन अब मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। और ये कार्य में भी हमने पॉजिटिव नेगेटिव पे एक दो ही एग्जाम्पल, 3 ही एग्जाम्पल पर चर्चा करी है। अभी ये पॉजिटिव नेगेटिव कार्य और जीरो कार्य बचता है। तो होमवर्क में कुछ सवाल दूंगा मैं जिसमें कार्य नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा और जीरो भी हो सकता है। तो एक बार गैस करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना अपना कि भैया जीरो कार्य कब कब हो सकता है। बाकी कल की क्लास में मैं जीरो कार्य पे चर्चा करूंगा। 8 और 9 नंबर का होमवर्क आ चुका है बेटा, एक बार आप ऐप में चेक कर लेना। अच्छा ये मैंने बैच 2 वालों को बोला, हाँ बेटा जिस टाइम मंदन होगा तब भी कार्य पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि देखो मंदन हो या त्वरण हो, देख मान के चले लिफ्ट चल रही थी तो लिफ्ट चल रही थी, एमजी कहां लग रहा है पूरे टाइम? सर यहां सुंदर कन्या खड़ी हुई है, एमजी तो हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है। तो लिफ्ट चली चली यहां पर आकर रुक गई। तो एक बात बता, लिफ्ट यहां से यहां तक आई तो उस पूरी कंडीशन में लिफ्ट जा तो नीचे ही रही है, विस्थापन तो नीचे की ओर ही हो रहा है, तो कार्य तो पॉजिटिव आएगा। मेरे को तो लग रहा है ये सवाल इतना प्रो लेवल बन चुका है, नीट 2024 का एग्जाम में ना आ जाए कहीं। नीट 2024 का सवाल बना दिया है हमने। कल इसी टाइम पे क्लास होगी। हाँ दीवार पर धक्का देने पर कार्य जीरो होगा, बिल्कुल सही बात, क्योंकि दीवार हिली नहीं रही, आप धक्का दे रहे हो तो।
हाँ, एक बार और मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, बैच 2 वाले बच्चों, आरएम 2 वाले बच्चों, तुम्हारी तीनों क्लासेस हो चुकी है, तुम्हारी केमिस्ट्री की भी क्लास हो चुकी है, तो अभी आपकी छुट्टी है और आपको अब रिवीजन करना है, अब आपको पढ़ना है, ठीक है। बैच 1 वालों, तुम्हारी अभी केमिस्ट्री क्लास बची है ना, तो अभी केमिस्ट्री क्लास लगेगी, अभी कामेश्वर क्लास करवाएंगे तुम्हें, ठीक है। चलो, हाँ, आयुष नामदेव, बहुत ही बढ़िया। अब हम कल की क्लास में मिलेंगे जिसमें और भी चर्चाएं हम करेंगे। हाँ बेटा, मॉड्यूल कर लो, सफिशिएंट है। हाँ, जब गाड़ी चलती है ब्रेक लगाते हैं तो उसका कार्य नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, बिल्कुल सही बात, नकारात्मक होगा। हाँ, ये भी खतरनाक शब्द है। बैच 2 का इस संडे टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, मैं कंफर्म कर देता हूं। वैसे अब मोस्ट प्रोबेबली दोनों का टेस्ट साथ ही में होना है, तो इस संडे टेस्ट हो सकता है ना। अब इस संडे टेस्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या आएगा उस टेस्ट में, है ना। एक बार मैं आपको कल कंफर्म कर दूंगा। चलो, तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज कर लेना, मिलते हैं कल। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। क्या हो गया? रक्षाबंधन की छुट्टी, रक्षाबंधन की छुट्टी वो मेरे पे निर्भर करता है ना, देखेंगे, शायद नहीं करेंगे या कर देंगे, एक दिन के लिए ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। फ्रैक्शन में लेक्चर नंबर 3, ठीक है, मैं एक बार बोल देता हूं। हम कौन से बैच में? आप बैच 1। बेटा देखो, 2 बैचेस है, एक बैच जो पहले शुरू हुआ था, जिस बैच में कार्य ऊर्जा शक्ति के पहले घर्षण भी हो चुका है, न्यूटन की गति के नियम भी हो चुका है, वो बैच 1 है। जिस बैच में शनिवार को क्लास नहीं होती थी, अब इस शनिवार से है, वो बैच 1 है। चलो, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।